मेरी गिरफ्तारी कभी नहीं हुई। शायद मेरे से लोग बात बहुत डरते हैं कि उसको गिरफ्तार कर लेंगे तो पता नहीं क्या करेगी। क्या रे, औरतें निकाह पढ़ाने जाएंगी, ये कैसे मर्दों में बैठेंगी, ये रात के 12 बजे अगर जाना होगा तो कैसे जाएंगी। 3 तलाक का मसला देखिए, हमारे माशरे के लोगों ने 2 धड़े बना लिए, औरतों का अलग, आदमियों का अलग। अब कसाई का जो बच्चा है वो गोश्त काटने के लिए तो छुरी चाकू रखेगा ही ना। तुमने ये रखा है, तुम्हें पकड़ लिया। भारतीय शब्द पे कुछ लोगों ने कब्जा क्यों कर रखा है? मैं भी तो इस देश की हूँ, मैं भी तो भारत की हूँ, मैं भारतीय क्यों नहीं लगाऊंगी? इस मुल्क का मुसलमान बराबर इस मुल्क के लिए वफादार है। आदाब, मैं हूँ अर्सला खान और आवाज द वॉइस इतना शुरू कर चुके हैं आप। कुरान संवेदनशीलता की बात करता है, चेहरा ढकने की नहीं। ये शब्द हैं निशाद हुसैन जी के। जी हाँ, राजस्थान के करौली से आने वाली पहली मुस्लिम महिला काजी, जिन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़ करके एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो वाकई काबिल तारीफ। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस मुकाम को हासिल करने के पीछे जो उनका स्ट्रगल रहा उसे वो कैसे दिखे। सबसे पहले निशाद जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ आवाज द वॉइस में। आदाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी सभी सुनने वालों को आदाब और आपको भी आदाब। मैम, आप पहली मुस्लिम महिला काजी हैं, तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी है। सफर आसान तो नहीं रहा होगा, कि पीछे का जो स्ट्रगल है अब आप उसको कैसे देखते हैं? तो ये असल में कुछ रिवायतों को हम लोगों ने बहुत ज्यादा तोड़ने की कोशिश करी, जो ना तो हदीस में है, ना कुरान में है, ना हमारे नबी फरमाते हैं। क्योंकि मैंने जब कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि हम खवातीन के साथ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, वो सब कुछ सही नहीं है, जो कुरान में है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगा कि जो पहली आयत है कुरान की, वो हमको इल्म हासिल करने के लिए कह रही है। ना तो उसमें ये कहा गया कि आप हज करिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात दीजिए, कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इल्म हासिल करने की बात कही गई है। तो जब इल्म हासिल हो जाएगा तो फिर ये सारी चीजें जो मैंने बोली हैं अभी, ये तो खुद ब खुद हो जाएंगी। फिर जब इंसान समझदार हो जाएगा, पढ़ा, तो हमने कहा कि इल्म के लिए तो मनादी नहीं है। तो काजियत की बात जो थी वो ये दिमाग में इसलिए आई कि हम पढ़ें कि है क्या चीज जो है। और इसके लिए हमने कोई ऐसा नहीं किया है कि जो काजी, एक बाप मर गए तो बेटा बैठ गया, बेटा मर गया तो फिर बाप बैठ गया, ऐसा नहीं है। हमने बाकायदा 5 साल इसकी स्टडी करी है। और बॉम्बे में हमारा हेड ऑफिस है, वहां पे हम लोगों ने बाकायदा हमारे एग्जाम हुए, टेस्ट हुए, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पर्सनल लॉज को मिला के हम लोगों ने ये स्टडी करी है। क्योंकि हमारा जो आइन है, भारत का जो आइन है, बहुत खूबसूरत आइन है, और हम उससे भी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। और जो पर्सनल लॉज है उसके लिए तो अभी मैं बाद में बात करने वाली हूँ कि हम आयतों को लेके कहाँ जाएं। कुरान में तो हमें बहुत अच्छी है। तो फिर हमने सोचा कि हम जो काजियत है इसकी पढ़ाई हम शुरू करेंगे। और काजी का जो मुकाम है वो सिर्फ निकाह पढ़ाना नहीं है। ये जो लोगों ने जो ये तय कर रखा है कि सिर्फ काजी निकाह पढ़ेगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा समाज में तहलका हुआ कि अरे, औरतें निकाह पढ़ाने जाएंगी, ये कैसे मर्दों में बैठेंगी, ये रात के 12 बजे अगर जाना होगा तो कैसे जाएंगी। तो मतलब जो ये जो सारी फिक्र जो हमें करनी चाहिए थी, वो सारी फिक्र हमारे भाई कर रहे हैं, क्योंकि हम बहन तो उनके हैं। अब वो किस नजरिए से कर रहे थे वो तो वही जाने। लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमको लेके बहुत फिक्रमंद है। हमने कहा आज तक आप आदमियों में काजी साहब आदमियों में बैठे रहे, हम आपके औरतों में बुला लेंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है? वहां उनको बिठा के हम भी सुनेंगे, और जो गवाह बन के आते हैं वो आए, वहां पे हमेशा आते हैं औरतों के बीच में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने ओवरऑल काफी मतलब समस्याएं तो झेली होंगी ना? जी 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 जी, हाँ, उसको आप बिल्कुल कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, औरत
घर से बाहर जब भी कदम रखेगी, कोई हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आप हो, मैं हो, या कोई भी खवातीन है, किसी भी मजहब की क्यों ना है, अगर वो घर से बाहर कदम रखेगी तो ये आदमियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और खास तौर से मैं मुस्लिम खवातीन हूँ और जयपुर शहर की बहू हूँ, और 20 साल मैंने बुर्का ओढ़ा, फिर बुर्का भी मैंने उतारा है कि मैं कायदे से एक चादर, जो हुक्म है मेरे कुरान में, उस तरह से मैं बाहर निकलती हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। अब लोगों को तो तकलीफ इस बला की हुई कि ये सारी औरतों को बिगाड़ने वाली औरत है, इसने सबको बिगाड़ दिया है, सबको। और एक औरत के लिए वो क्या क्या कह सकते हैं, उन लफ्जों को मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, वो सभी उन्होंने कहे, वो फूल मेरे पे पत्थर खूब बरसाए उन्होंने, लेकिन अल्लाह का हाथ है मेरे सर के ऊपर, मुझे कभी किसी की परवाह नहीं हुई और मैं कभी पीछे नहीं हटी। ये मेरा एक खास तौर से बहुत बड़ा एक मेरा अचीवमेंट है कि मैं किसी से डरी नहीं अल्लाह के सिवा। तो ये सारी चीजें हुई, बहुत खिलाफत हुई, टीवी पे बैठ के हमको जब हमें बुलाया जा रहा था, उस वक्त हमें बहुत जलील किया गया, लेकिन शायद उससे ज्यादा जलील हम उन लोगों को भी करके आए, हम सुनने वाले तो है नहीं। तो इस तरह दिक्कतें तो बहुत आई हैं, लेकिन हमारा कम से कम 25 बहनों का पहला बैच निकला, उसके बाद दूसरा निकला, तीसरा निकला, तो अब कम से कम सैकड़ों की तादाद में हम महिला काजी हैं। और एक चीज इसके साथ और जोड़ना चाहती हूँ कि महिला काजी का जो मैंने अभी बोला था कि निकाह पढ़ाना ही नहीं है, आपने बादशाहों के जमाने में, राजाओं के जमाने में देखा उस होगा। पर भी आएंगे, हाँ, उस पर भी डिटेल में बात जी करेंगे। जी जी फिलहाल मैं जी। ये जानना चाह रही थी, जैसे आपने जब शुरुआत की थी अपने स्कूल के साथ, निशाद एकेडमी आपने अपने स्कूल का नाम रखा, 350 बच्चियों के साथ आपने शुरुआत की, जिसमें से तो अभी आपने कहा कि मतलब पुरुषों को बर्दाश्त नहीं होता महिलाओं का बाहर जाना, लेकिन आपकी जिंदगी में आपकी 17 साल की उम्र में शादी हुई मोहम्मद हुसैन जी के साथ, तो वो आपके मार्गदर्शक बने, तो उन्होंने आपके लिए क्या क्या चीजें फेस की और फिर आप उनके साथ अपने आप को कैसे देखती हैं? एक जगह आप कहती हाँ, हैं कि मर्दों को बर्दाश्त नहीं होता, फिर आपके जो मार्गदर्शक रहे वो भी तो एक वो पुरुष सभी ही थे। कुछ मर्द अच्छे भी हैं, जी ऐसा ही नहीं है कि सब खराब हैं। अगर तो मर्द हुसैन साहब कुछ अच्छे 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 भी अच्छे होते तो वाले लिस्ट में शायद आते हैं। औरत को कोई मुकाम ही नहीं मिल पाता, जी इतना जी। वो जुल्म ज्यादती करते। तो जो आपने स्कूल की बात करी है, तो मैं पहले मेरे स्कूल की बात बताती हूँ कि करौली जो छोटी सी जगह है, वहां हाँ पे करौली। लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था बिल्कुल। हम्म। मुसलमान तो घर से निकल ही नहीं सकती थी, औरतें कभी पिक्चर नहीं देख सकती थी, अपने घरों से नहीं निकलती थी, बहुत पर्दा और बहुत ज्यादा सख्तियां थी। लेकिन मैं जिस मोहल्ले में हमारा घर था वो तमाम हिंदूज का था और एक ही मुस्लिम घर था। तो मेरे अच्छा। फादर ने मुझको पढ़ाया और पहली लड़की मुस्लिम लड़की रही जिसने वहां से 10th किया है। इससे पहले किसी मुस्लिम लड़की ने वहां पे पढ़ाई नहीं की थी। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई, और यहाँ पे जब मैं शादी होके आई हूँ तो मुझ में बहुत कम अक्ल थी, बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ का वो था। लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे वो गजेटेड ऑफिसर थे, और शादी के बाद मतलब अगर आप ये कहें कि एक जुनून सा जो दिल में चल रहा था वो तो चल ही रहा था कि बच्चे हो गए हैं और घर में मैं अपने कामों में लग रही हूँ, ये कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग और कहीं चलता रहता था कि मुझे कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, मैं कैसे ऐसे बैठ सकती हूँ, वो चीज कुदरती अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाल रखी थी। तो उसके बाद यहाँ पे जब मेरे हस्बैंड, यहाँ पे जो मेरी पूरी फैमिली है जो ससुराल की, वो हाईली एजुकेट है, तो यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे फैमिली से दिक्कत नहीं हुई, मेरे हस्बैंड से दिक्कत नहीं हुई। और मुझे इतना जुनून था उस टाइम कि अगर मेरे हस्बैंड विरोध करते तो शायद हमारा रिश्ता कहीं नहीं कहीं खत्म भी हो सकता था, क्योंकि मैं एक अलग तरह का दिमाग रखती हूँ कि ये समाज में हो क्या रहा है, ये दंगे फिसाद ये सब क्या है, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्या है। क्योंकि मेरा जो उठना हुआ है वो दंगे के बाद ही हुआ है, लेकिन उससे पहले मैंने गरीब बच्चों के लिए, मेरे मेरे घर से थोड़ी दूर पे रैगरों की कोठी है, और रैगर समाज के बच्चे हैं, पूरा हिंदू समाज है, तो बहुत गरीब हैं, उनके हस्बैंड सब, रात में उनकी रोने की आवाज आती थी औरतों की, तो मेरा दिल बहुत बैठता था।
वो दिन भर कमाई करती थी, झाड़ू पंखी बनाती थी, शाम को उनके हस्बैंड मार पीट के शराब के लिए वो पैसे छीन के लेते जाते थे। तो मुझे लग रहा था कि इस कम्युनिटी को तो मुझे ऊपर उठाना है, ये बहुत गरीब लोग हैं और इनके लिए मुझे काम करना है। तो सबसे पहला मेरा जो काम शुरू हुआ वो गैर मुस्लिम से ही शुरू हुआ। मैंने उनके अच्छा। लिए स्कूल खोला और जी। 350 बच्चे एकदम मेरे पास होना बहुत वाह, बड़ी बात थी। बिल्कुल। और एक तो शर्मा साहब थे, उन्होंने कहा तुम मेरे बच्चे को उर्दू क्यों नहीं पढ़ा रही हो। मैंने कहा कि मुझे क्या मालूम था, मैं तो डर रही थी कि मैं उर्दू नहीं पढ़ा सकती, जो हिंदू बच्चे हैं। उन्होंने कहा मैंने एडमिशन ही इसलिए करवाया है यहाँ, आप उर्दू पढ़ाइए। तो हमने उर्दू पढ़ाना शुरू किया फिर। तो स्कूल हमारा बहुत अच्छा चला अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत नाम हुआ उसका। निशात एकेडमी नाम था, मेरे ही नाम से जी रखा जी। गया था। तो इस तरह, और फिर उसके साथ साथ क्योंकि मैं 10th थी, मुझे तो मेरे घर में मैं सबसे कम पढ़ी लिखी बहुओं में थी। तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी, मैंने बीए किया, बीएड किया, बच्चों को पाला। 15 लोग की फैमिली थी हमारी, हमने उनको भी सबको संभाला। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अड़चनें तो देखिए बहुत आई हैं, नो डाउट, जी। उसको मैं कहाँ तक बताऊं आपको। लेकिन मैं बढ़ती चली गई, और बढ़ने में हम्म। मेरा साथ जो मेरे हस्बैंड ने दिया है वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती। हम्म। जी। अच्छा, ये तो हो गई जो आपके मार्गदर्शक रहे उनकी बात। लेकिन पिता आपके दर्जी रहे, माँ आपकी हाउसवाइफ थी, तो उनके साथ उनका क्या सपोर्ट आपकी जिंदगी में मैटर करता है? जी 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 जी। आ, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। मेरे हम्म। फादर करौली चाइनीज के टेलर थे। और ओके। एक बहुत हमारी नॉर्मल फैमिली थी, बहुत पैसा नहीं था, बहुत कुछ ऐशा नाम नहीं था। मेरी मदर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। मेरी हम्म। दादी थी, बुजुर्ग दादी थी। और मेरे फादर ने दूसरी शादी नहीं की कि मेरे बच्चों को पता नहीं कौन क्या तकलीफ देगा, इसलिए हम्म। उन्होंने, मैं 6 साल की थी, मेरी छोटी बहन दूध पी रही थी। तो दो बहन एक भाई हम हैं। तो मेरे फादर ने शादी नहीं की, लेकिन मेरी जो दादी थी उन्होंने आजादी के समय काम किया था, बहुत बड़ा काम नहीं अच्छा किया। अच्छा। और वो पैसा हम्म। इकट्ठा करती थी, और जहां भी कहीं ये भेजा जाता था गांधी जी के पास, जहां भी लड़ाइयों में जाता था, जहां जागरूकता के लिए जाता था, वो सब महिलाएं पैसा इकट्ठा करके भेजती थी। अच्छा। वो गांधी जी की इतनी दीवानी थी कि मैं बता नहीं हम्म। सकती हूँ। सारी उम्र उन्होंने खादी पहना, ईद बकरीद खादी ही सिलवाते थे वो। और जी। सारा सब लोग जानते थे, मतलब मुसलमान होने के बाद उस हम्म। जमाने में उन्होंने लहंगा कुर्ती और दुपट्टा, वो जो होता है, वो ओढ़ती हम्म। थी इस तरह। अब हमें भी बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि ईद बकरीद में हम लोग अच्छे कपड़े पहने और ये नहीं पहन पा रही हैं। तो ये हम्म। सारी चीजें उनको जब हमने बात करी तो वो कहती थी नहीं, ये मेरे देश का कपड़ा है और गांधी जी को बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये पहनती हूँ। तो अच्छा। वहीं से कुछ ना कुछ हमारे, और अंग्रेजों के खिलाफ इतनी नफरत थी उन्हें कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि उन्होंने जो जुल्म किए यहाँ पे, वो सारी चीजें हमको समझाती थी। उन्होंने कर्फ्यू अच्छा। के हालात भी समझाए। ये कर्फ्यू हम्म। जब होता था तो खिड़की में देखने पे गोली मार देते थे, लेकिन मैंने जो हम्म। कर्फ्यू देखा वो तो एक अजीब कर्फ्यू था कि लोग बागों के हाथों में हथियार हैं, जलाने के लिए पीपे हैं, उनमें क्या चीज है, लकड़ियां हैं, और हम्म। बढ़ रहे हैं आगे, घरों को तोड़ रहे हैं, लूट रहे हैं, जला रहे हैं। तो ये मुझे लगा कि ये तो बहुत ही गलत कुछ हो रहा है। जी मैं दंगों में बहुत कुछ बर्बाद होता है, लेकिन जी। मैं जी। अपनी पैदाइश दंगों से ही मानती हूँ। हम्म। क्योंकि दंगों ने ही मुझे झंझोड़ के रख दिया था। हम्म। और जहां तक मुझसे हुआ, मैंने पुलिस का भी मुकाबला किया उस वक्त, और हम्म। नीचे उतरी पहली बार में बगैर बुर्के के। और मुझे दुपट्टे का होश नहीं था, क्योंकि हमें लग रहा था हमसे पहले सारी सभी मकान जल गए थे, लुट गए थे, मेरा ही नंबर आ रहा था। लेकिन मेरे स्कूल के बच्चों ने पूरे स्कूल को घेरा और कहा कि खबरदार, जो एक कंकर भी फेंक फेंक दिया, क्योंकि हम्म। हमें नहीं मालूम ये हिंदू है कि मुस्लिम है, लेकिन हमारे ये बच्चों को ये सीने पे बात इन्होंने कर रही लगा हूँ रखा है। 1989 की, जब जयपुर दंगे हुए थे, उसके हाँ जी, बात कर हाँ रही जी। हूँ। जी जी। उसके बाद, अच्छा। हम्म। है ना, क्योंकि मैं निकली जब से थी। क्योंकि हम्म। मुझे लगा कि पहली बात तो ये बंटवारा हो रहा है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है हिंदू मुस्लिम का। जी। हम जिन हम्म। गोदों में पले बड़े, वो तो कोई हिंदू मुसलमान की गोद की बात ही नहीं थी।
हमारे घर के सामने 3 मंदिर थे, हम सीढ़ियों पे दिन भर खेलते थे, प्रसाद के लिए लड़ते थे, धक्के देते थे। तो वो जो चीज थी, एकता, भाईचारा, कम्युनल हार्मनी, वो कूट कूट के मेरे अंदर भरी हुई है और अभी भी भरी हुई है, और अभी भी मैं उसके लिए काम करती हूँ। तो यहाँ पे जब सारा चीज ये हुआ, तो दंगे में जो कुछ हुआ वो इतना खतरनाक था। मेरी ननद के 2 बेटे, जवान लड़के, मेरी ननद के 2 उसमें शहीद हुए थे। तो मुझे लगा कि समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का खमियाजा खवातीन भुगत रही है। वो 2 जवान बच्चियां थी, उनके एक को बेबी हो गया था, एक के बेबी होने वाला था, मेरी ननद के जो बच्चे मरे थे। तो हम औरतें तो कहीं लड़ने नहीं जाते, हम किसी के घर को नहीं जला रहे हैं, हम किसी को मान नहीं रहे हैं। फिर क्या वजह है कि समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का खमियाजा खवातीन भुगतेगी? तो क्यों भुगतेगी? क्या मुझे उनको जाके जागरूक करना पड़ेगा? क्या मैं घर में बैठ के ये सब सहती रहूं? और क्योंकि उस समय पुलिस घरों में घुस गई, आदमियों को पकड़ के लेके चली गई, पता ही नहीं था आदमी उनके कहाँ चले गए। तो मुझे लगा कि मुझे औरतों को जागरूक करना है, और औरतों को ये बताना है कि तुम्हारे लिए भारतीय संविधान है, उसमें जो जगह है उसकी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। पुलिस कोई घर में ऐसे नहीं घुस सकती और आपके लोगों को पकड़ के नहीं ले जा सकती। ये सब चीजें हमने लंबे टाइम तक शुरू रखी। अच्छा, एक तरफ निशात जी बात करती हैं कि एकता की, हिंदू मुस्लिम जो होते हैं वो एक होते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपकी जो एक आपने संस्थान स्टैब्लिश की थी 1992 में, उसका नाम आपने रखा राष्ट्रीय मुस्लिम महिला समिति, तो उसमें स्पेसिफिकेशन का क्यों आ जाना, मतलब उसमें मुस्लिम वर्ड का यूज क्यों होना? जी 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 जी, देखिए उस वक्त क्या था कि बहुत ज्यादा माहौल में मुसलमानों को लेकर नफरत पैदा कर दी गई थी, जो आज भी चल रही है, ठीक है ना। तो मुस्लिम लगाने के पीछे देखिए, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन जो भी है, वो भारतीय शब्द पे कुछ लोगों ने कब्जा क्यों कर रखा है? मैं भी तो इस देश की हूँ, मैं भी तो भारत की हूँ, मैं भारतीय क्यों नहीं लगाऊंगी? ठीक है ना। लेकिन मुस्लिम लगाने के पीछे, हालांकि मुझे अब फील होता है, लेकिन उस वक्त ये था कि इस मुल्क की बहनें, इस मुल्क का मुसलमान बराबर इस मुल्क के लिए वफादार है, और हम भी उतनी फिक्रमंद हैं, हम औरतें भी उतनी फिक्रमंद हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, और ये सब कुछ हो रहा है इसको, इसकी खिलाफत के लिए। तो उस वक्त ये मैंने मुस्लिम लगाया था कि मैं जब दिखाना चाहती थी कि ये मेरा मुल्क है और हम भी उतने ही वफादार हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये चीज उसके पीछे रही। तो इस पर तो काफी लोगों को, जो आपके साथ रही बच्चियां 350 से आपने शुरुआत की, और भी बड़ी होंगी, तो उनको भी एतराज हुआ होगा। बच्चों ने हमें उस वक्त बचाया था। हाँ हाँ। और जो बच्चे थे स्कूल के, दंगे के बाद क्या हुआ है कि जब मुझे लगा कि माशरे में तो बहुत काम करने की जरूरत है, कच्ची बस्तियां, उसमें सब मजहब के लोग रह रहे हैं, वहां तो इतना काम करने की जरूरत है कि मैं बता नहीं सकती। तो मेरा जब रुझान, बच्चियों को मुस्लिम, मैं ये कहती थी, उन बच्चियों को आपका जो ये आपने नाम दिया अपने संस्थान को, मुस्लिम शब्द का जो इस्तेमाल किया, उससे उनको आपत्ति हुई या नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं हुई, और आज भी आपत्ति तो किसी को नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस वक्त का जो मीडिया था उसने मेरा बहुत साथ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे इतना बढ़ाया, मुझे आगे ले गए। मेरी हर न्यूज, मतलब यहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्होंने मुझे बहन बनाया, राखी बंधवाते थे, मरते दम तक उन्होंने राखी बांधा। और वो हमेशा एक बात कहते थे, तू पार्टी तो ज्वाइन नहीं करेगी, बीजेपी से तुझे नफरत है, तुझे किसी आयोग का अध्यक्ष बना दूं, तुझे कुछ कर दूं। मैं कहती आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे कुछ नहीं। मैं जिन गरीब लोगों में काम कर रही हूँ, उनकी दुआओं का जो जखीरा है मेरे पास, वो मुझे बहुत सुकून देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तो उस वक्त जो हमारी लड़ाई थी, बहुत ज्यादा लड़ाई जो थी प्रशासन से और चीफ मिनिस्टर से, क्योंकि बीजेपी का राज था। और उस वक्त जो जो भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, बहुत सेकुलर इंसान थे। उस वक्त के, अगर मैं पॉलिटिकल लोगों की बात करूं, तो एक अलग रुतबा रखते थे, एक अलग मिजाज था, एक अलग अलग उनकी डिग्निटी थी, जो आज नहीं है, हमें नहीं दिख रही है। तो इस तरह से किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। और जी, आज तक भी किसी को कोई एतराज नहीं है इस बात पे,
क्योंकि देखिए दलित महिलाओं का बना हुआ है, वो दलित महिला लगाती हैं। जी शर्माओं जी का है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वो शर्मा है। जी बनी हुए हैं, जो भी कुछ है सब अपना अपना लगाते जी। हैं। लेकिन हाँ। इसके पीछे मुझे अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे कुछ को अच्छा। खुद को ऐसा लगता है जैसे कोई मैं बंटवारा करने के लिए ये बात मैं बोल रही हाँ। हूँ। तो अब मुझे तकलीफ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसी के नाम से है। अच्छा निशाद जी, हम लगातार महिलाओं की बात कर रहे हैं, है ना, और आप महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। तो 3 तलाक का मुद्दा जो इन दिनों काफी चर्चित भी रहा, उसको आप कैसे लेती हैं? बहुत अच्छे सवाल आप उठा रही हैं, कर रही हैं, जो बिल्कुल हमारे को, जिन्होंने इतनी तकलीफें पहुंचाई हैं। अब 3 तलाक का मसला देखिए, हमें अपने भाइयों से कोई दुश्मनी नहीं है ना? हम्म। लेकिन अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो ये चीज सामने हमारे आई है कि हम्म हमारे माशरे के लोगों ने 2 धड़े बना लिए। हम्म। औरतों का अलग, आदमियों का अलग। हाँ। औरतों को किस नजर से देख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं जो जो औरतों हम्म के लिए अच्छा काम कर सकती है, हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी अच्छा काम किया है। वो हमेशा जी। खिलाफत करती रही है। लेकिन भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, जिसकी मैं राजस्थान की कन्वीनर हूँ, जब हम हम्म। लोगों ने सबने मिलकर एक मंच बनाया, सारी ऑर्गेनाइजेशन ने, पूरे हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशनों ने मिलकर एक मंच बनाया, तो उसमें ये 12 स्टेट में जब काम हो रहा था, तो यंग लड़कियां तलाकशुदा 2-2 3-3 बच्चों को लेके साथ में आ रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। अब हम क्या करें इनके लिए? क्योंकि पियर हम्म। रखने को तैयार नहीं, ससुराल रखने को तैयार नहीं। पियर में माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं, बेटों पे डिपेंड होते हैं। वो अपना गुजारा कर लें तो बहुत बड़ी बात है। इस वक्त दौर बहुत खराब चल रहा है। तो ये जवान बच्चियां आपके माशरे की कहाँ जाएंगी? मेरे पास हाँ। जब तक जगह थी, मैं अपने हॉल में रखती थी इनको, जो मैं खा सकती थी खिलाती थी। लेकिन आप सड़क पे हम्म नहीं छोड़ सकते ना। लोग बाग पागल दीवानी दीवाने लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, औरतों को। मैं माशरे की जवान बच्चियों को कैसे छोड़ दूं सड़क पे? तो मुझे नहीं छोड़ा जाता था। तो ये जब 12 स्टेट का बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, हमको ये लगा कि तलाक बेवजह हो रही है। एक समझ नहीं है हम्म लोगों में, कुरान को नहीं हम्म समझे हैं। हदीस की हम्म बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, लेकिन कहाँ है वो सब इनके अंदर? तो हमने फिर एक जन सुनवाइयां शुरू करी 12 स्टेट में। बहुत हम्म महिलाएं रोती पीटती आई। फिर हेड ऑफिस हमारा बॉम्बे में है, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का। वहां पे एक जन सुनवाई, बहुत बड़ी जन सुनवाई हुई। उसमें अच्छा। जब लड़कियां रोई हैं, यंग लड़कियां रोई हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि सैकड़ों महिला वहां पे मौजूद थी, सब रो रही थी। मीडिया के हम्म लोग रो रहे थे उनकी बातें सुन सुन के। तब जाके हम्म हमने सबके उससे एक किताब शाया की। और उस किताब को हमने, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम जी कोर्ट में हमने 3 चीजें रखी हैं। एक तो हलाला, पोलोगेमी जी और जी। ट्रिपल तलाक। तो सुप्रीम हम्म कोर्ट ने कहा कि हम पहले ट्रिपल तलाक को लेंगे, क्योंकि इसमें हम्म। लड़कियों की बहुत जिंदगी खराब हो रही है। तो हमने हाँ। ट्रिपल तलाक का जब सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा और बहनें भी गई अच्छा। जिनको बेवजह तलाक हो गई थी, और बहनें भी गई। तो कुल हम्म मिला के ये हुआ कि स्ट्रेट तलाक को बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हमारी बातें हम्म समझी समझी। लेकिन स्ट्रेट तलाक बैन होने के बाद 250 केस तो सुप्रीम कोर्ट में ही चले गए, और हमारे हम्म पास भी बराबर आ रहे थे। तो हमें लगा कि हम हम्म। करें क्या? क्योंकि जी। कोडिफिकेशन कोडिफाइड नहीं है, हम आयतों को लेके कहाँ जाएं? तो कोई लॉ जी। तो हो जिसको लेके हम कहीं जा सकते हैं। तो फिर से हमारी आवाजें बुलंद हुई, और हमने हम्म फिर एक जब लॉ की बात करी, तो अब ये इत्तेफाक की बात है। हम्म। जी। सरकार तो जिसकी और होगी, हम्म। सरकार जिसकी होगी वही लॉ बनाएगी। लोकसभा जी राज्यसभा भी लॉ बनाएंगे। पर्सनल लॉ जी। बोर्ड नहीं बना सकता, मैं नहीं बना सकती, आप नहीं बना सकते। तो जो सरकार होगी वही लॉ बनाएगी। तो अब इस पे जो हमें बहुत डर था इस बात का कि ये पॉलिटिकल ना हो जाए, और वो ही हम्म हुआ कि ये पॉलिटिकल हुआ। इसमें आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना सब कुछ बताया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा था कि आप हम्म लॉ बनाइए, मुस्लिम महिलाओं के लिए लॉ बनाइए आप, क्योंकि ये तो केस बराबर आ रहे हैं। तब जाके हम्म ये लॉ बना था। तब हम्म लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ था। और हमारे लिए शायद वो, और हमारे मुल्क की महिलाओं के लिए जी। ये एक बहुत बड़ा अचीव था
कि कहीं ना कहीं तो ये रुकावट होगी। जी निशा जी, आप समाज सेवा तो करती रही हैं और उसी के साथ एक टाडा कानून का भी जिक्र आपकी जिंदगी में होता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि टाडा कानून आतंकवाद विरोधी कानून है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी ठहरार दिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हम सवाल पर आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि टाडा कानून के तहत भी आपने कई लोगों की आप आवाज बनी, उनकी रिहाई करवाई, तो वो उसकी स्टोरी क्या है? असल में हम संस्था की मेंबरशिप के लिए कोटा गए थे। अच्छा। कोटा में जब लोगों को पता चला कि हम लोग आए हुए हैं, ऐसे हैं, तो वहां पे 72 परिवारों को पकड़ा था। उसमें नाबालिग बच्चे भी थे। अब कसाई का जो हम्म। बच्चा है वो गोश्त काटने के लिए तो छुरी चाकू रखेगा ही ना। तुमने ये रखा है, हम्म। तुम्हें पकड़ लिया। तो वहां पे अच्छा। एक बहुत बड़ी मीटिंग टाडा एक्ट वालों की हमसे हुई, और जो भी कुछ ना इत्तेफाकियां वहां पे थी सरकार के बीच में और प्रशासन के बीच में, वहां जी। पे बड़ी बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी न्यूज। तो जी। सीआईडी और सीबीआई किसी को पता नहीं। वहां पे जी। सारे प्रशासन में तहलका मच गया। इतनी बड़ी जी। न्यूज हो गई टाटा के खिलाफ। वहां पे सारी फाइलें फिर से खुल गई कि ये सब अच्छा। कुछ ये तो गलत बता रहे हैं जो न्यूज में आया है। उसके जी। जी। बाद जब मैं यहाँ जयपुर आई, तो टाटा एक्ट पे यहाँ भी बहुत सारे लोगों को बंद किया गया था। उस वक्त फिर मैंने फुल आवाज उठाई टाटा एक्ट के तो लिए। क्या और आपकी भी एक गिरफ्तारी उस दौरान हुई थी? मतलब आपके साथ भी कुछ ऐसी अनहोनी हुई? तो मेरी अभी कुछ। गिरफ्तारी नहीं हुई कभी भी, मेरी अच्छा अच्छा। गिरफ्तारी कभी नहीं हुई। शायद हम्म। मेरे से लोग बात बहुत डरते हैं कि उसको गिरफ्तार कर लेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। मुझे बड़ा शौक है वैसे गिरफ्तार होने का, लेकिन हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए टाटा एक्ट अच्छा। पे हमने काम किया, यहाँ पे थे हम लोगों ने उनकी मदद की। उस वक्त हम्म। इतना दहशत थी कि लॉयर केस लेने को तैयार नहीं, और हम्म। कोई इसकी आवाज उठाने को तैयार नहीं थी। लेकिन जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। अल्लाह का वो करम था, मेरे ऊपर वो हाथ था कि हमने टाटा एक्ट पे बात करना शुरू करा, और हम्म। बहुत अच्छे से हम उनकी लड़ाई को लड़े। और भैरव सिंह जी को मैंने इतना उस वक्त परेशान किया कि आपके हम्म। राज में बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया है, आप इनको हम्म। छुड़वाइए। और वहां पे टाटा एक्ट में जिन लोगों को बंद कर रखा था, एक छोटे से कमरे में बहुत लोग थे जिनको लेटने को जगह नहीं थी। उनके पैर जुड़ हम्म। गए थे। वो कोई कुछ लोग पागल हो गए थे, कुछ बीमार हम्म। थे, कुछ सड़ रहे थे, कुछ गल रहे थे। तो ये सारी चीजें मैंने जब बताई और मीडिया के बीच में रखी, तो वहां पे डीजी जेल को भेजा गया और वहां पे सारी चीजों की सुविधा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह फिर टाटा एक्ट हट ही गया, तो वो जी हुआ। जी। लेकिन उनके परिवार मतलब तबाह हो गए थे। मकान बिक गए, जेवर बिक गए। उनको पता नहीं कि उनके घर वाले कहाँ हैं, किस जगह बंद कर रखा है, कैसे कर रखा है, जेल में क्या हालात हैं उनके, वो सब मालूम करके। और बस अल्लाह का बहुत बड़ा करम तो था उस कहने वक्त। का मतलब है ओवरऑल निशात जी की जो जिंदगी रही वो काफी संघर्ष भरी रही है ना। हाँ। उसके बाद आपने अपने आप को संवारा, अपने आप को निखारा और आज आप इस मुकाम पे हैं। बहुत गर्व की बात है, अच्छा लगता है ये बोलते हुए भी। मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे आपको इसी के साथ अपनी जिंदगी में कई पुरस्कार भी मिले, राष्ट्रीय महिला पुरस्कार, है ना, शांति दूत पुरस्कार भी मिला, लेकिन निशा जी के लिए ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो सबसे अहम है पूरी जिंदगी में? मुझे बहुत अवार्ड मिले हैं, मतलब जी। मेरे पास गिनती नहीं है, लेकिन ये मोटे मोटे जो आपने बताए हैं, नेशनल यूनिटी अवार्ड 93 मुझे मिला था। हम्म। और मुझे जब ये लेटर आया दिल्ली से तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि हमारे पीछे जब मैं टाटा एक्ट पे काम कर रही थी तो सीआईडी सीबीआई सब लग गए थे हमारे पीछे। तो इतनी गुडविल फाइल उन्होंने हमारी बनाई वहां पे, क्योंकि हम चलिए। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गलत कैसे लिखेंगे, वो कुछ गलत लिख ही नहीं हम्म। सकते। वो हमारे पीछे पीछे हर जगह होते थे। तो उनकी हम्म। वजह से ही मुझे ये नेशनल यूनिटी अवार्ड जो मिला मुझे, तो हम्म। हिंदुस्तान की पहली महिला थी जिसको ये अवार्ड मिला है। मैं कह रही हूँ ना, काफी मैंने फर्स्ट सबसे बड़ा है। 93 में। हम्म। हाँ। उसके बाद शांति दूत अवार्ड, मतलब उसके बाद वो जो एक भेड़ चाल होती है ना, वो लोगों का पीछा लग गया अवार्ड के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि मुझे कभी भी किसी अवार्ड को लेके खुशी नहीं हुई, तो आपको किस बिल्कुल चीज से खुशी नहीं खुशी? हुई। मुझे एहसास इस बात का हुआ रहा कि ये लोग जो हम्म। मुझ पे यकीन कर रहे हैं, जो मुझे हम्म। अवार्ड दे रहे हैं,
क्या मैं खरी उतरूंगी इनके इस सब के पीछे, या मुझसे कुछ गलतियां हो जाएंगी और मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा कि ये अवार्ड गलत मिल गया। तो इसलिए मुझे बहुत बोझ लगा इन सब चीजों का। जिला प्रशासन ने भी दिया, यहाँ के सरकार ने भी दिया, सभी ने दिया। फिर मुझे खुशी तो जब होती है जब मैं किसी खवातीन को उसके घर तक पहुंचा देती हूँ, उनकी काउंसलिंग कर देती हूँ, उनपे जो हिंसा हो रही है उसको उसको खत्म कर देती हूँ, तब जाके मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, अब इस और सवाल पर वापस आते हैं जो आप मुझे बता रही थी कि काजी बनने का जो प्रोसीजर होता है, और अगर कोई महिला काजी बनना चाहे तो उनको क्या करना पड़ेगा, और साथ ही काजी का काम सिर्फ निकाह पढ़ाना होता है या और कोई और भी काम इसमें इंक्लूड होते हैं? देखिए, काजियत की जो ट्रेनिंग अगर कोई करेगा, तो ये देखिए, ये मैं बता रही हूँ कि मेरा सर्टिफिकेट है, ये काजियत का सर्टिफिकेट है, ये मेरा। इसमें क्योंकि हम एग्जाम देते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो दारुल उलमा निस्वान, ये हमारा जो हेड ऑफिस है बॉम्बे में, यहाँ पे ये रजिस्टर्ड है। यहाँ पे चाहे तो कोई लड़की या औरत काजियत की ट्रेनिंग करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो मैं नंबर वगैरह सब आपको मुहैया कराऊंगी, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो कोर्स की जो स्टडी है वो सारी आपको करनी पड़ेगी, तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक सवाल और आपने कुछ इसके साथ ही किया था कि हाँ, काजी का काम सिर्फ निकाह पढ़ाना है या फिर और भी काम होता है? नहीं, काजी का काम सिर्फ यही नहीं है। आपने देखा, बादशाहों का जमाना आपने देखा होगा कि काजी जो होते थे बादशाह के बराबर बैठते थे। यानी काजी का मतलब है एक जज, जो समाज को तब्दील करे, समाज की बुराइयों को दूर करे, समाज को ऊपर उठाने की बात करे, वो एजुकेशन की बात करे, वो लोगों के स्तर को ऊंचा करे। ये सारा काम होता है। या किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज उठाए। ये सब चीजें काजी की होती हैं। बहुत बड़ा काम है काजी का, क्योंकि वो जस्टिस करता है। तो ये काम हम बराबर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 निकाह पढ़ाए हैं, एक शिमला में पढ़ाया और एक हमने चंडीगढ़ में पढ़ाया है। और कल ही एक निकाह हमारी जो साथी हैं वो कर्नाटका में, उन्होंने कल पढ़ाया है। तो धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ। एकदम नहीं हो सकता है सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे तब्दीली आ रही है। जी, चलिए जाते जाते उन तमाम महिलाओं के लिए जिनके लिए आप उनको कोई मैसेज आप देना चाहती हो आवाज द वॉइस के जरिए? बिल्कुल, मेरा बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए कि जितनी भी हमारी खवातीन हैं, आप हैं या और कोई भी है, आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है। आप पढ़ी लिखी भी हो सकती हैं, आप अनपढ़ भी हो सकती हैं, कोई फर्क नहीं है मुझ में और आप में या उन सब बहनों में। लेकिन मैंने अपनी ताकत को पहचाना। मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम कर सकती हूँ। मशीनों को बंद करने के लिए लोग बाग कहते हैं मशीन गर्म हो गई होगी, बंद कर दो। लेकिन हमारे लिए कभी कोई ये नहीं कहता कि दिन भर इतना काम करा है, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। तो मेरे में तो बहुत ताकत है। और फिर जब मैं सड़क पे उतर के मैंने पुलिस से मुकाबला किया, तो उन्होंने कहा कि आप तो खुद एक फौजी महिला है। वो दिमाग में ऐसा टच हुआ कि मैं फौजी महिला हूं, फिर तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ, मुझे काम करना है। तो मैं सारी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ठान लोगी कुछ भी करने की, तो आपको कोई दुनिया की ताकत पीछे नहीं ले जा सकती। लेकिन दिल के दिल से काम करना है, कहीं बेईमानी नहीं होनी चाहिए कहीं, क्योंकि आज तक मैंने किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, इसीलिए कि पैसा आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हम में लफड़ा होगा, हम में लड़ाइयां भी हो सकती हैं। हम बहुत परेशान रहते हैं पैसे से। पहले मेरे हस्बैंड को खूब ढूंढती थी, 2013 में वो नहीं रहे, लेकिन मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को मरने नहीं दिया। और जो भी बच्चियां मेरे साथ काम कर रही हैं उनकी कोई तनख्वाह नहीं, वो मेरे साथ वो ये कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो वाली मसल बेचारियों के उनके साथ है। अल्लाह इसका अजर देगा उन लोगों को। और बहुत लीडरशिप हम लोगों ने निकाल दी है। बहुत बच्ची हमारी पॉलिटिकल में चली गई हैं, बहुत पार्षद का चुनाव भी लड़ी हैं, बहुत ज्यादा टीचर भी बन गई हैं। तो इस तरह उनको उनके पैरों पे खड़ा करना, क्योंकि और सारी महिलाओं को एक मैसेज में ये देना चाहती हूँ कि बच्चियों को खूब पढ़ाओ, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो।
जुल्म होने की वजह यही है, जब उनके अर्निंग होगी, वो अपने पैरों पे खड़ा होंगी, तो कभी किसी की जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगी। और जिस मजहब से आप ताल्लुक रखती हैं, नबी का ये फरमान है कि जो अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक रखेंगे वो कयामत के दिन मेरे पास बैठे मिलेंगे। तो मेरा आदमियों को भी ये मैसेज है कि आप अपनी बीवियों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ हुस्ने सलूक रखें, अच्छे से उनको संभालें। यही मेरा संदेश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अपना इतना कीमती समय दिया, और साथ ही तमाम महिलाओं के लिए ऐसे ही आप आवाज बनी रहे, हम यही उम्मीद करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया, हमें इतने लोगों से रूबरू होने का मौका आपने दिया है। और मैं आपके पूरे चैनल के लोगों के मुस्तकबिल के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह आपको कामयाब करे हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपसे भी विदा लेते हैं, और ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए आज ही आवाज द वॉइस को सब्सक्राइब कर लें, और आप हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।